अब बात करेंगे मेरे पहले वाले सिस्टम के बारे में, जिसमें हम 2-3 इंडिकेटर्स यूज़ कर रहे हैं। ये सिस्टम हम यूजुअली यूज़ करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी ट्रेडिंग के लिए, लॉन्ग और शॉर्ट साइड दोनों। अगेन स्कैल्पिंग है तो इंट्राडे में ही आपका ट्रेड हो जाएगा, आपको पोजिशनली गैप अप गैप डाउन की कोई रिस्क नहीं है। तो यहाँ पे हम कौन से इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं वो देखते हैं। ये सिस्टम में हमें 3 इंडिकेटर्स की ज़रूरत है, कैमेरिला पिवट्स, RSI एंड अ टूल फ्रॉम इचिमोकू विच इज़ कॉल्ड एज चिकाओ। अब हम ये 3 इंडिकेटर्स को अच्छे से समझ लेते हैं, तो अगर आप जो टूल इस्तेमाल करते हैं वो आप समझते हैं तो उसका ज़्यादा अच्छी तरीके से आप मार्केट में यूज़ कर सकते हैं, आपकी सिस्टम को यूज़ कर सकते हैं। आपको वो समझने के लिए एक रैशनल पता चलेगा कि ये ट्रेड ये लेवल पे क्यों लेनी चाहिए या ये लेवल पे हमें इसको शॉर्ट क्यों करना चाहिए। तो पहले जानते हैं कैमेरिला पिवट्स के बारे में। तो कैमेरिला पिवट्स एक ऐसा टूल है जिसमें हम रेंज के बारे में बात करते हैं। तो पहले अगले दिन वाला, यानी आज अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं उसके पहले वाला दिन जो है, उस रेंज का हम हाई और लो देखेंगे और उसकी रेंज समझ लेंगे। समझिए वो रेंज 100 है कोई पर्टिकुलर स्टॉक के लिए, और जो कोई इंस्ट्रूमेंट आप ट्रेड कर रहे हैं, बस एग्जांपल के लिए ले लेते हैं कि वो रेंज 100 है। अब ये 100 को हम 2 हाफ में डिवाइड करते हैं तो उसके 50-50 2 पार्ट्स हो गए। अब हर 50 पार्ट को हम आधा करते हैं, एक उसमें से है 50%, दूसरा है 50%, तो एक 50% पार्ट है उसको आधा कर देते हैं, तो हमें मिल गए 25-25 2 क्वार्टर्स, और एक क्वार्टर को इसमें से हम 2/3 और 1/3 डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये एक पिज्ज़ा जैसे शेप में अगर आप देख सकते हैं तो ये ऐसा दिखेगा कि एक सर्कल है जिसको हमने आधा कर लिया, आधे को आधा और उसको 1/3 और 2/3 में डिवाइड कर लिया। तो कैमेरिला पिवट जो है वो रेंज पे काम करती है। समझिए अगर आपका दिन का रेंज 100 है तो उसमें लेवल्स होती है H1, L1, H2, L2, H3, L3, H4, L4। तो H इज हाई, सो H1 यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, आपकी रेंज जो है उसको हमने डिवाइड किया है, तो उसका 1/3 पार्ट जो है, यानी करीबन यू कैन से 8 पॉइंट्स ऑफ 100 रुपीज इज का 1/3 जो है, तो 8 पॉइंट्स को हम 100 में क्लोजिंग ऑफ दैट प्रीवियस डे में ऐड करेंगे। अगर क्लोजिंग 100 पे हुई है तो 100 + 8, सो आपका H1 लेवल हो गया 108, और L1 यानी नीचे की तरफ का सपोर्ट लेवल हो गया दैट क्लोजिंग प्राइस माइनस द 1/3 लेवल। सो क्लोजिंग प्राइस अगर 100 है तो उसमें से 8 डिडक्ट करके 92 उसका L1 हो जाएगा। H2 के लिए हम उसमें क्लोजिंग प्राइस में हम ऐड करेंगे द 2/3 वैल्यू दैट यू हैव, सो अराउंड 16 पॉइंट। So 100 plus 2/3 which is 16, that makes it H2 at 116, 116, and 100 minus 16 that makes it L2 at 84. अब H3 और H4 and L3 and L4 are most important. तो H3 में जो थर्ड पोर्शन है 25 का, उसको हम ऐड करेंगे। अ क्वार्टर ऑफ द रेंज इज व्हाट वी विल ऐड, सो 100 + 25 दैट मेक्स इट 125 एंड 100 - 25 दैट मेक्स इट 75। अब L4 और H4 में क्या करेंगे, जो हमारा आधा पार्ट है पिज्जा का जो सबसे बड़ा है उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो L4 विल बी 100 - 50 एंड H4 विल बी 100 + 50, सो 150 और 50। तो ये हो गई अपने दिन की रेंजेस। यहाँ पे L1, L2, H1, H2 आर स्मॉलर रेंजेस, तो हम इसको निकाल देते हैं और सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करते हैं H3, H4 यानी ऊपर की लेवल्स पे, और L3, L4 नीचे की लेवल्स पे एज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस लेवल। सो कैमेरिला पिवट टेल्स मी अ गुड सपोर्ट एरिया ऑफ दैट पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट calculated from the previous day's closing.
तो ये हमने हमारी रेंज, तो ये रेंज एक्चुअली दूसरे दिन के लिए आप आज के क्लोजिंग और रेंज के बारे में अगर आपने स्टडी कर लिया तो आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड रह सकते हो कि अगले दिन में ये रेंज कैसे काम आएगी, ये रेंज कौन से वैल्यूज पे होगी। दूसरा चीज ये है कि जब कैमेरेला पिवट लेवल्स जो है वो हमें एक रेंज एक्सपेंशन के लिए भी पता करते हैं। अगर दिन का रेंज बहुत बड़ा है तो अगले दिन का रेंज उससे भी बड़ा होगा। अगर दिन का रेंज छोटा है तो ऑटोमेटिकली अगले दिन का कैमेरेला पिवट्स भी छोटे रेंज के होंगे। हम जानते हैं कि एक्सपेंशन के बाद कॉन्ट्रैक्शन आता है, कॉन्ट्रैक्शन के बाद एक्सपेंशन आता है, यही साइकिल में मार्केट भी शुरू रहता है। तो जब कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसके बाद कोई एक्सप्लोजिव मूव आएगा। जब एक्सप्लोजिव मूव आ चुका है उसके बाद थोड़ा मार्केट शांत हो जाएगा और साइडवेज जाके छोटे रेंज बनाएगा। तो ये एक कैमेरेला पिवट का डेटा आपके पास पहले से अवेलेबल है, जबकि आज का दिन खत्म हुआ तो आपके पास वो डेटा ऑलरेडी अवेलेबल रहेगा। अब बात करते हैं दूसरे इंडिकेटर के बारे में जिसका नाम है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, RSI। तो RSI काफ़ी फेमस इंडिकेटर है, सब लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, डाइवर्जेंसेस देखते हैं, इसमें आप रेंज शिफ्ट देख सकते हैं। तो काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट है RSI के। लेकिन RSI होता क्या है? तो RSI ये ऐसा टूल है जो कैलकुलेट करता है आपके एवरेज गेन्स के बारे में। आप वो पर्टिकुलर स्टॉक ने पिछले 14 दिन में, डिफ़ॉल्ट सेटिंग इसका 14 दिन है, कितने कैंडल्स में एवरेज पॉजिटिव क्लोज दिए हैं, तो एवरेज गेन्स कितने इसमें हुए हैं। अगर एवरेज गेन ज़्यादा है पिछले 14 दिन में तो RSI रीडिंग बुलिश रहेगा, अबाव 50। अगर एवरेज गेन्स कम है पिछले 14 सेशंस में तो ऑटोमेटिकली RSI रीडिंग कम रहेगा, यानी अगर ज़्यादा बेरिश कैंडल्स है तो ऑटोमेटिकली RSI रीडिंग नीचे की तरफ लेस देन 50 रहता है। ज़्यादा बुलिश कैंडल्स है तो ऑटोमेटिकली RSI रीडिंग अबाव 50 रहता है। समझिए RSI को कैलकुलेट करना है तो अगर टोटल गेन्स हम पर्टिकुलर रेंज में देखते हैं कि 30 पॉइंट्स है, उसमें से बुलिश गेन समझिए 18 पॉइंट्स पॉजिटिव क्लोज दिया है 18 पॉइंट्स में ये पर्टिकुलर स्टॉक ने, तो 18 डिवाइड बाय 30, यानी 18 को आप 30 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 100 एंड दैट विल गिव यू द RSI रीडिंग which will be approximately around 60% for RSI. लेकिन total points in that particular period is 30 and average gain सिर्फ 9 है, यानी 9 कैंडल्स में पॉजिटिव क्लोजेस आए हैं। तो 9/30 multiplied by 100 that gives you around 30% as your RSI reading for that particular day. अब तीसरा टूल है चिकाओ। तो चिकाओ स्पैन ये टूल है इचिमोकू से और इसमें प्राइस जो करंट प्राइस है उसको पीछे की तरफ 26 कैंडल्स बिहाइंड प्लॉट किया जाता है। तो अगर 5 मिनट का कैंडल है तो 5 मिनट के 26 कैंडल पीछे तो आपका करंट कैंडल का क्लोज प्लॉट किया जाएगा और उसको कनेक्ट करके चिकाओ की लाइन बनेगी। चिकाओ को इंटरप्रेट करना बहुत आसान है। प्राइस के ऊपर अगर चिकाओ है तो बुलिश मोमेंटम है, प्राइस के नीचे अगर चिकाओ है तो बेरिश मोमेंटम है। तो जिस तरफ मोमेंटम है उस तरफ हमें ट्रेड करना है। हम जानते हैं कि हमें स्कैल्पिंग करना है, हमें क्विकली डिसीजन लेके इंट्राडे में पैसे बनाने हैं। तो उसके लिए मोमेंटम हमारे अगर अगेंस्ट है, जैसे कोई पर्टिकुलर सेटअप में चिकाओ प्राइस के बिलो है लेकिन बुलिश प्राइस एक्टिविटी आ रही है, तो जब वो चिकाओ प्राइस के पास आएगा तब उसमें रेजिस्टेंस आ सकता है। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि चिकाओ अगर बुलिश ट्रेड्स देख रहे हो तो चिकाओ फ्री अबाउ द प्राइस होना चाहिए, बेरिश ट्रेड्स देख रहे हैं तो चिकाओ शुड बी बिलो द प्राइस एंड इट शुड बी फ्री। So these are the 3 indicators that we use for this system. It's a intraday scalping system. Scalping निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए लॉन्ग एंड शॉर्ट साइड दोनों में हम करेंगे। अब जानते हैं रूल्स के बारे में कि ये पर्टिकुलर सिस्टम में रूल्स क्या है आपको ट्रेड लेना है। तो पहले तो आपको कैंडलस्टिक चार्ट्स यूज करने हैं, 5 मिनट्स के चार्ट्स यूज करने हैं और इसमें आपको RSI यूज करना है, चिकाओ स्पैन यूज करना है, RSI का डिफॉल्ट रीडिंग, चिकाओ स्पैन का भी डिफॉल्ट रीडिंग और कैमेरेला पिवट्स यूज करने हैं। इसमें हम इंट्राडे वीवैप भी यूज करेंगे एज अ
इंडिकेटर कि प्राइसेस अबाउ द वीवैप वुड बी बुलिश, बिलो द वीवैप विल बी बेरिश। तो एक आपको वहां से भी कंफर्मेशन मिल जाएगा। 5 मिनट के चार्ट्स इस्तेमाल करने हैं कैंडलस्टिक्स में। और अब देखते हैं आगे के सेटिंग्स या आगे के रूल्स क्या है। तो लॉन्ग ट्रेड लेने के लिए कोई रूल्स है। पहले देखते हैं लॉन्ग ट्रेड्स के रूल्स के बारे में। फर्स्ट, जब लॉन्ग्स लेना है तभी RSI on a 5-minute chart in Nifty and Bank Nifty has to be below 30। जैसे ही 30 से RSI ऊपर आने लगे और एक 5 मिनट का कैंडल जहां पे RSI 30 के ऊपर क्लोज हो रहा है, दैट इज योर सिग्नल कैंडल। आप ट्रेड लेंगे सिग्नल कैंडल के नेक्स्ट कैंडल के ओपनिंग में, यानी पहले 5 मिनट पे अगर सिग्नल कैंडल ने दिखा दिया कि बाबा प्राइस RSI 30 के ऊपर क्लोज हो गया है, तो ये आपको सिग्नल दे देगा कि चलो लॉन्ग ट्रेड्स के लिए तैयार हो जाओ। अगला कैंडल जब ओपन होगा तब आपको ट्रेड लेनी है लॉन्ग साइड की। उसमें स्टॉप लॉस रहेगा जो ये कैंडल का स्विंग लो है, वो दिन का स्विंग लो है, उसके 15 पॉइंट नीचे निफ्टी के लिए और बैंक निफ्टी के लिए 75 पॉइंट्स नीचे आपको इसमें स्टॉप लॉस रखना है। यूजुअली आप देखेंगे कि जब लॉन्ग साइड में ये ट्रेड आ रही है, यूजुअली निफ्टी और बैंक निफ्टी L3 या L4 के सपोर्ट के आसपास रहेंगे। कभी कभार वो L5 पे भी रहते हैं, बट L5 पे जब रहते हैं तब वो डीपली ओवरसोल्ड लेवल्स पे है और वहां से बाउंस फटाक से आ जाता है। बट usually observed L3, L5 are the levels where the Nifty and Bank Nifty are hovering। यहाँ पे जब भी लॉन्ग ले रहे हैं तभी चिकाओ अभी बिलो द प्राइस रहेगा। जैसे ही प्राइस में मोमेंटम आएगा, चिकाओ जैसे ही ऊपर चला जाएगा, प्राइस में ऊपर की तरफ लॉन्ग साइड का मोमेंटम आ जाता है। टारगेट यहाँ पे RSI 70 है, या ऊपर वाले जो कैमेरिला पिवट्स है जिसके बारे में हमने बात किया, H3, H4, ये पिवट्स अपने टारगेट बन सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कि ये जो हमने सेटिंग सीखे लॉन्ग साइड के ट्रेड के, तो वो चार्ट पे कैसे सेटअप करने हैं, एक के बाद एक देख लेते हैं। पहला हम ऐड करते हैं RSI को। तो यह आप देख रहे हैं, आप इंडिकेटर्स में जाइए और यहाँ पे अगर आप RSI टाइप करते हैं तो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स ये टैब आएगा जिसको आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये नीचे विंडो ऐसे खुलेगी जिसको हमें सेटिंग्स में जाना है। मैंने RSI की लाइन थोड़ी सी बड़ी कर दी है तो उसका थिकनेस बढ़ाया है और अपर लिमिट लोअर लिमिट 70 और 30 रखा है। इनपुट्स 14 डेज का ही है तो डिफ़ॉल्ट इनपुट ही हम यूज़ करेंगे। ये हो गया RSI के बारे में। फिर मैंने यहाँ पे पिवट लेवल्स ऐड की है। तो पिवट लेवल्स के लिए आपको जाना है इंडिकेटर्स में, यहाँ पे पिवट टाइप करना है। पिवट टाइप करेंगे तो आपको पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड ये क्लिक करेंगे और वो पर्टिकुलर इंडिकेटर आपकी स्क्रीन पे ऐड हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे सिर्फ R3, R4 या रेजिस्टेंस H3, H4 जिसे कहते हैं वही रखा है। उसके लिए हमें क्या करना है, हमें स्टाइल में जाना है। मैंने ये S1, S2, S5, R1, R2, R5 उसको अनचेक किया है, सिर्फ S3 और S4 रखा है और मेन पिवट इंट्राडे का उसको सिलेक्ट किया है और मैंने क्लिक कर दिया तो हमारे सामने वो जो 4-5 बाकी के पिवट थे वो निकल गए। उसके बाद हमें ऐड करना है इचिमोकू चिकाओ। सो मैं यहाँ पे टाइप करूँगी इचिमोकू क्लाउड। ये टूल सिलेक्ट करना है और जब ये आप टूल सिलेक्ट करेंगे तो आपको आपके सामने ये विंडो खुलेगी। यहाँ पे ये सारे डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ ही रखे हैं, 9, 26, 92 और 26 वापस फॉर डिस्प्लेसमेंट्स। एंड स्टाइल में जाके मैंने बाकी के सारे चेक बॉक्सेस अनचेक किए हैं। मैंने ये सिर्फ लैगिंग स्पैन यानी जिसे हम चिकाओ कहते हैं, सिर्फ उसका ही इंडिकेटर ऑन रखा है या उसको चेक करके रखा है। कलर ब्लैक रखा है, थिकनेस मीडियम रखा है और सिलेक्ट कर दिया। तो ये अपने सामने सिलेक्ट हो गए सारे सेटिंग्स जो आपको लॉन्ग साइड या शॉर्ट साइड दोनों में आपको यूज़ करने हैं। इसको एक बार मैं रिफ्रेश कर देती हूँ। टाइम फ्रेम देखना है हमें 5 मिनट्स का चार्ट। तो हमने देख लिया कि सेटिंग्स कैसे करने हैं।
कैसे इचिमोकू का चिकाओ सेटअप करना है, RSI के क्या सेटिंग्स रखने हैं और पिवट के क्या सेटिंग्स रखने हैं, ताकि हमें ये पर्टिकुलर सेटअप मिल जाए लॉन्ग साइड या शॉर्ट साइड दोनों के लिए। तो ये सेटअप तो हमारा बन गया। लॉन्ग साइड में RSI जब 30 के नीचे है और प्राइसेस ऊपर आना शुरू हो जाता है, RSI क्रॉसेस द मार्क ऑफ 30, तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल में देखिए कि RSI अपना 30 के नीचे है। नेक्स्ट कैंडल RSI क्लोजेस अबाउट 30, सो अपना सिग्नल कैंडल बन गया। सिग्नल कैंडल के बाद थर्ड कैंडल जो है, यानी RSI बिलो 30, RSI अबाउ 30 एंड देन द थर्ड कैंडल 5 मिनट्स वाला जहाँ पे ओपन होता है, दैट इज योर एंट्री ले ली। स्टॉप लॉस 15 पॉइंट्स बिलो द स्विंग लो एंड टारगेट विल बी पिवट and the Camarilla levels on the upside. So this is the way you can look at trade setups. कोई एग्जाम्पल्स है जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। ये एग्जाम्पल है निफ्टी का, जहाँ पे आप देख सकते हो प्राइसेस नीचे है RSI के, RSI ऊपर आ गया है, प्राइस क्लोज हो गई है 5 मिनट्स की कैंडल एंड देन थर्ड कैंडल पे आपकी लॉन्ग एंट्री आ गई है। उसके बाद आप देखेंगे तो RSI अच्छे से ऊपर की तरफ आ गया है। चिकाओ ऊपर आने के बाद प्राइस में कितनी बढ़िया मोमेंटम आई है और ऊपर की तरफ टारगेट ऑफ पिवट और कैमेरिला दोनों अचीव हुए हैं। और एक लेटेस्ट एग्जांपल देख लेते हैं, जिसमें आप देखेंगे कि ये लॉन्ग सेटअप है, वापस निफ्टी का ही है, जहाँ पे प्राइस नीचे थी, RSI नीचे था 30 के नीचे, RSI ऊपर आ गया 30 के ऊपर। थर्ड कैंडल जहाँ पे ओपन हो गई है वहाँ पे आपकी एंट्री ट्रिगर हो गई है। स्टॉप लॉस 15 पॉइंट्स बिलो द स्विंग लो एंड टारगेट इज योर पिवट एंड योर कैमेरिला टारगेट्स ऑन दी अपसाइड। यहाँ पे भी देखेंगे तो RSI 70 का टारगेट अचीव हो गया अगले घंटे 2 घंटे में, और अपना टारगेट फॉर अपसाइड दोनों में अचीव हो गया पिछले और ये ट्रेड। बहुत बार हमने देखा है कि गैप डाउन होते हैं और गैप अप होता है, इंडाइसेस में भी यही होता है, बहुत बार गैप अप हो जाता है या गैप डाउन हो जाता है। You will observe that gap downs are usually where Nifty takes support at the L3 and the L4 level. Gap ups जहाँ पे होते हैं वहाँ पे H3 और H4 के आसपास रेजिस्टेंस लेवल आ जाते हैं। यहाँ पे अगर RSI जब ओवरसोल्ड लेवल में अगर 30 लेवल के पास है, नेक्स्ट कैंडल 30 RSI के क्रॉस करके ऊपर की तरफ क्लोज हो रही है, तो अपनी सिग्नल कैंडल बन जाती है। बहुत बार देखा गया है कि जिस दिन गैप डाउन या गैप अप होता है, वहाँ पे गैप डाउन के दिन में you will see divergence between the price and the RSI and then you get the long signal. So एक ये ट्वीक याद रखिए, जिस दिन बहुत बड़ा ट्रेंडिंग मूव हुआ है, एकदम से गैप डाउन होके अच्छे डाउन साइड की तरफ मार्केट जा रहा है, उस दिन जल्दी में डिसीजन मत लीजिए, उस दिन डाइवर्जेंस होने की राह देखिए। डाइवर्जेंस कैसे बनेगा? प्राइसेस हायर लो बनाएगी और RSI लोअर लो बनाएगी, या प्राइसेस लोअर हाई बनाएगी या RSI हायर लो बनाएगी। जहाँ पे दोनों सिंक में नहीं है वहाँ पे डाइवर्जेंस बन जाता है और आपको ट्रेडिंग सिग्नल मिल जाएगा। या शॉर्ट साइड कैसे ट्रेड करना है? शॉर्ट साइड में पहला तो रूल ये है कि RSI ने पहले 70 के ऊपर होना है। जब RSI 70 के ऊपर है और अगला कैंडल 70 को ब्रेक करके RSI नीचे आ जाता है, तो ये हमारा सिग्नल कैंडल है जहाँ पे हमें शॉर्टिंग का सिग्नल मिल जाता है। वहाँ से शॉर्ट होने के बाद उसके बाद वाला कैंडल ओपनिंग पे हम शॉर्ट करेंगे। स्टॉप लॉस क्या होगा? तो स्टॉप लॉस 75 पॉइंट्स ऊपर होगा और यहाँ से हम नीचे की तरफ जो पिवट लेवल्स है या L3 L4 कैमेरिला लेवल्स है और RSI 30, ये हमारे टारगेट्स होंगे। अब देखते हैं एग्जाम्पल्स फॉर निफ्टी और बैंक निफ्टी शॉर्ट साइड के लिए। ये पहला एग्जाम्पल है बैंक निफ्टी का। आप देख सकते हो कि प्राइसेस यहाँ पे RSI यहाँ पे 70 के ऊपर है, RSI ब्रेक करके 70 के नीचे आ जाता है, जो हमारा सिग्नल कैंडल बनेगा। नेक्स्ट कैंडल में आप ओपनिंग पे शॉर्ट करेंगे, ये लेवल पे चिकाओ प्राइस के ऊपर रहेगा। जैसे ही चिकाओ नीचे की तरफ स्लाइड होने लगता है, मोमेंटम कम्स इन द ट्रेडिंग ऑन द शॉर्ट साइड। एंड जब भी हमने इंडिकेटर डिस्कस किया था चिकाओ की, चिकाओ प्राइस के ऊपर यानी मोमेंटम बुलिश, चिकाओ प्राइस के नीचे यानी मोमेंटम बेरिश।
तो ये हो गया एक सेटअप, ये हो गया एक एग्जाम्पल। देखिए कितनी खूबसूरती से प्राइस नीचे गिर के RSI 30 तक पहुंच गई है, पिवट पे पहुंच गई है अपने टारगेट्स अचीव करने। सो बैंक निफ्टी का ये एक एग्जाम्पल है। ये दूसरा एग्जाम्पल है निफ्टी का। तो निफ्टी में RSI 70 के ऊपर है, जहाँ पे ये सर्कल किया हुआ है। RSI 70 के ऊपर है, अपना शॉर्टिंग सिग्नल आ गया है। जैसे ही RSI 70 तोड़ के नीचे आ जाता है, शॉर्टिंग सिग्नल मिल गया। अगली कैंडल ओपनिंग पे आपको आपको शॉर्ट करना है, सॉरी, और स्टॉप लॉस होगा, निफ्टी है तो 15 पॉइंट्स अबाउ द स्विंग हाई। बैंक निफ्टी के लिए हमारा स्टॉप लॉस 75 पॉइंट्स अबाउ द स्विंग हाई है। और नीचे की तरफ यू विल सी दैट द टारगेट ऑन द लोअर साइड विथ RSI एज वेल एज विथ द हेल्प ऑफ पिवट्स इज अचीव्ड 1 by 1। तो मैं रेकमेंड करती हूँ कि ये ट्रेड अगर आप ले रहे बैंक निफ्टी और निफ्टी में लॉन्ग या शॉर्ट साइड, बोथ द साइड्स, तो आप इसको पेयर में ट्रेड करिए, ताकि एक अगर आपने समझे 2 लॉट निफ्टी के लॉन्ग किए हैं या शॉर्ट किए हैं, या बैंक निफ्टी के 2 लॉट लॉन्ग या शॉर्ट किए हैं, तो रेकमेंडेड ये है कि एक बार पहला टारगेट आ जाए, जैसे अगर पिवट का पहला टारगेट आ गया तो आपको इसमें एक लॉट कवर कर देना है और एक लॉट कॉस्ट पे लाके रखना है। तो हम रिस्क भी हमारी मैनेज कर रहे हैं, तो एक लॉट में हमारा प्रॉफिट बन गया, दूसरा लॉट अब रिस्क फ्री हो गया। मोर ओवर, अगर ये जो सिग्नल है ब्रेक डाउन सिग्नल या ब्रेक आउट सिग्नल अगर आपको अर्ली इन द डे मिलता है, देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि इसके दूसरे टारगेट, जैसे पिवट टारगेट तो अचीव होगा ही, लेकिन अगला टारगेट जो है L3 या L4 या H3 और H4, वो भी अचीव होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि अर्ली इन द ट्रेडिंग सेशन वी हैव गॉट द सिग्नल। अगर दूसरे हाफ में आपको ये ट्रेड सिग्नल मिले तो थोड़ा पहला टारगेट ही आपको अचीव होने की संभावना ज़्यादा है। दूसरा टारगेट अनलेस एंड अनटिल देयर इज अ ह्यूज ट्रेंडिंग मूव, कोई एक्सपायरी है, कोई न्यूज़ आ गई, तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है द सेकेंड टारगेट अचीव होने की। तो एक तो पेयर में करिए, थोड़ा थोड़ा बुकिंग करते जाइए। जैसे ही आपको सिग्नल मिले तो पेयर में ट्रेडिंग करना आपको एक एडवांटेजेस हो सकता है। यहाँ पे भी अगर गैप अप हुआ है निफ्टी या बैंक निफ्टी, तो आप देख सकते हो कि RSI 70 के ऊपर है। अगले वाले सिग्नल कैंडल में RSI 70 तोड़ के नीचे आ गया। ओपनिंग ऑफ द थर्ड कैंडल, जहाँ पे आपको शॉर्ट करना है निफ्टी या बैंक निफ्टी, जो भी इंस्ट्रूमेंट आप देख रहे हो, और नीचे की तरफ जैसे ही प्राइसेस ड्रैग होने लगेगी, चिकाऊ भी प्राइस के नीचे आएगा और मोमेंटम नीचे की तरफ बढ़ता जाएगा और पिवट और L3 एंड L4 टारगेट्स अचीव होते जाएंगे। तो इम्पॉर्टेंट ये है, 2-3 चीज़ें ये आपको समझना है कि ये निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है। 5 मिनट का कैंडल है जो हम देख रहे हैं। यहाँ पे VWAP अगर आप ऐड ऑन कर सकते हैं तो वो भी ऐड कर दीजिए, क्योंकि VWAP से आपको पता चलेगा अगर प्राइस VWAP के नीचे क्लोज हो रही है और आपका शॉर्ट सेटअप भी आ रहा है, तो एक डबल कंफर्मेशन जैसा बन जाता है। अगर VWAP के ऊपर क्लोज हो रही है और RSI 30 से ब्रेकआउट और अपसाइड का सेटअप ओपन हो रहा है, तो आपको एक डबल कंफर्मेशन मिलती है। तो 3-4 चीज़ें हमने ये सीखी है यहाँ पे। निफ्टी बैंक निफ्टी पेयर में करिए, गैप अप गैप डाउन में ज़्यादातर डाइवर्जेंस ढूंढने की कोशिश करिए। अब यहाँ पे देखिए, डाइवर्जेंस की जब बात कर रहे हैं तो एक चार्ट देख लेते हैं डाइवर्जेंस का। यहाँ पे देखिए, ये एग्जाम्पल है निफ्टी का, जहाँ पे हायर हाई प्राइसेस बना रही है लेकिन RSI लोअर हाई बना रहा है, तो डाइवर्जेंस बना है दोनों के बीच में। जैसे ही कैंडल RSI 70 को तोड़ के नीचे आ जाए तो आप अलर्ट लगा दीजिए कि 70 के नीचे आ गई है। उसके बाद वाले कैंडल के ओपनिंग में आप शॉर्ट कर सकते हैं। निफ्टी के लिए वापस सेम रूल, रिंस एंड रिपीट, देयर इज नथिंग एल्स। 15 पॉइंट्स अबाउ द स्विंग हाई विल बी योर स्टॉप लॉस। एंड फॉर बैंक निफ्टी, ये एग्जाम्पल में देखिए, बैंक निफ्टी का भी एक बढ़िया एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रही हूँ, जिसमें आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी में भी डाइवर्जेंस बना है। डाइवर्जेंस के बाद प्राइसेस टूटने लगी है, पिवट तक आ गई है। तो 2-3 चीज़ें यहाँ पे एक आपको हाईलाइट करना चाहती हूँ कि एक तो गैप के टाइम पे डाइवर्जेंस देखिए, तो ये डाइवर्जेंस बनने के लिए टाइम लगता है। यूजुअली यू विल सी कि ये डाइवर्जेंस सेकेंड हाफ में या टूवर्ड्स द एंड ऑफ द फर्स्ट हाफ अराउंड 12:31 के आसपास बना। तो टारगेट यूजुअली पिवट रखिए,
जो जहाँ की हम जानते हैं कि स्कैल्पिंग करना है, जल्दी जल्दी ट्रेड से निकल जाना है, हमारा वॉल्यूम थोड़ा हाई रहेगा, इसलिए क्विक प्रॉफिट बुकिंग इज़ व्हाट वी शुड लुक एट एंड फॉलो द रूल्स, फॉलो द डिसिप्लिन। अगर एक आध दिन कोई ट्रेड नहीं वर्क होती है, ट्राई इट फॉर द सेकेंड टाइम, बट अगर 2 बार ट्रेड फेल हो जाती है तो उस दिन ट्रेड मत करिए। अगले दिन आप ट्रेड देखिए कि अगले दिन सेटअप कैसे बन रहा है। स्ट्रिक्टली 70 और 30 RSI को फॉलो करिए। कैमेरिला पिवट्स हम यूज़ कर रहे हैं बेसिकली टारगेट्स के लिए, तो आप टारगेट 1:1 बीट कर सकते हैं। जिनके पास कैमेरिला पिवट्स नहीं है, समझिए चार्ट्स पे, तो आप यूज़ कर सकते हैं 1:1 रिस्क रिवॉर्ड। तो मैंने जैसे ही ट्रेड ले ली, एंट्री आ गई मेरी, तो मुझे रिस्क तो मालूम है, स्विंग हाई के 15 पॉइंट्स ऊपर, तो पूरा रिस्क मैं कैलकुलेट कर सकती हूँ। 1:1 पे फर्स्ट लॉट बुक किया, 1:2 पे सेकेंड लॉट बुक किया। अर्लियर पार्ट ऑफ द डे अगर एंट्री आ गई तो हमें दोनों टारगेट्स अचीव होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। अगर सेकेंड हाफ में या आफ्टर 12-12:30 ये ट्रेड सेटअप आ गया तो आपको मोस्टली फर्स्ट टारगेट तो आ ही जाएगा, लेकिन सेकंड टारगेट थोड़ा डाइसी रहेगा, तो यू शुड ट्रेल योर स्टॉप लॉस इन आइदर ऑफ द केस, क्योंकि हमें प्रॉफिट लॉक भी करना है, क्योंकि स्कैल्पर्स है हमें कोई ट्रेड पोजिशनली लेके नहीं जानी है। तो ये सारे रूल्स, ये सारे डिसिप्लिन से आप ट्रेड करिए। यूजुअली इट इज़ ऑब्जर्व दैट निफ्टी 1:1 and Bank Nifty also 1:1 is the first target, 1:2 is the second target for both are as per the timings that you get the entry are achieved through the day. So this is all about the RSI Camarilla Chicago combination that you can use for trading Nifty and Bank Nifty for scalping purpose. Disciplined रहिए, process रखिए, everything will fall in place.